हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करें भाई अपने वीडियो लेक्चर के अंदर कनेक्टेड मोशन के बारे में। कनेक्टेड मोशन क्या होती है? जैसे आप दो वेट को एक स्ट्रिंग से किसी भी फ्रिक्शनलेस पुले के साथ अटैच करवा देते हो तो कौन सा नीचे की तरफ जाएगा, कौन सा अपवर्ड मूव करेगा, कौन सा डाउनवर्ड मूव करेगा। तो उन दोनों की एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग जो भी मोशन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? कनेक्टेड मोशन हम बोल देते हैं। तो देखो इसके लिए डायग्राम हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक पुल है भाई, यानी एक व्हील है। जैसे दीवार के ऊपर हम कोई व्हील को एडजस्ट कर देते हैं और उस व्हील के ऊपर से एक वायर लेके हम यहाँ पर दो मास अटैच कर देते हैं, यहाँ पर M1 और यहाँ पर M2। लेकिन आपका जो मास है M2 वो ग्रेटर देन है किससे भाई? M1 से। M2 की वैल्यू M1 से ज्यादा है, तो M2 जो ज्यादा हो रहा है तो M1 कम होगा आपका, तो M2 डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा और M1 क्या करेगा? अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, इसके अंदर रस्सी के अंदर क्या होती है आपकी? टेंशन प्रोड्यूस होगी। टेंशन क्या होता है कि जो रस्सी के अंदर खिंचाव होता है वो, क्योंकि जब हम रस्सी के दोनों साइड से वेट को लटकाएंगे तो रस्सी के अंदर क्या होगा भाई? खिंचाव तो प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम बोलते हैं टेंशन। तो रस्सी के अंदर कितनी टेंशन प्रोड्यूस हो गई स्ट्रिंग के अंदर, और कितनी स्पीड के साथ है, किस एक्सेलरेशन के साथ जो ये वेट है M2 ये नीचे की तरफ आपका मूव करेगा भाई। तो इस केस में हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो सबसे पहले M1 वेट हमने यहाँ पर लिया, M2 वेट हमने यहाँ पर लिया। अगर हम दोनों की वेट की बात करते हैं तो आपका जो वेट होता है वो हमेशा कहां पर लाई करते हैं भाई? डाउनवर्ड की तरफ लाई करेगा। तो देखो अगर मैं इसका वेट देखूं तो वेट किसके इक्वल होता है? ये तो हमने मास बताया है, M1 M2 मास है। लेकिन अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट किसके इक्वल होता है? मास इनटू में ग्रेविटी, इसके इक्वल होता है भाई वेट आपका। तो देखो यहाँ पर जो इसका वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और कितना होगा भाई? M1 इनटू में G। और इसका जो वेट होगा वो भी कैसे एक्ट करेगा? डाउनवर्ड, यानी M2 इनटू में G। और ये नीचे की तरफ क्यों आएगा? क्योंकि M2 की वैल्यू ज्यादा है M1 से। अब देखो जब रस्सी से हम इन चीजों को लटकाएंगे ऐसे दोनों साइड में, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी? टेंशन प्रोड्यूस, यानी वेट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन रस्सी क्या करेगी? उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। ठीक है, यानी उसके अंदर तभी तो टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो देखो रस्सी में जो टेंशन होगा वो क्या होगा भाई? अपवर्ड प्रोड्यूस होगा T1 M1 के लिए, और M2 के लिए भी क्या होगा? अपवर्ड ही प्रोड्यूस होगा T2। तो हमने दोनों के अंदर क्या मान ली भाई? टेंशन हमने एज्यूम कर ली। अब देखो टेंशन तो रस्सी के अंदर हमने दिखा दिया, लेकिन जो M2 है वो क्या आ रहा है भाई? नीचे की तरफ आ रहा है। तो वो नीचे किससे आएगा? हमने मान लिया वो नीचे आ रहा है, तो वो A एक्सेलरेशन के साथ क्या आएगा भाई? नीचे की तरफ आएगा। तो जो फोर्स होता है आपका वो किसके इक्वल होता है भाई? मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो M2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? डाउनवर्ड में लगेगा, तभी तो ये नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से। और M1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? अपवर्ड, यानी उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगी भाई। M1 के ऊपर तो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, तभी ये ऊपर जा रहा है। और M2 के ऊपर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, तभी ये क्या कर रहा है आपका? नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इस फोर्स को क्या करेंगे भाई? कैलकुलेट करेंगे। तो देखो भाई यहां पर अगर हम बात करते हैं किसकी? M1 और M2 की भाई। ठीक है, तो देखो यहां से हमारे पास क्या जाएगा? तो देखो भाई अगर हम यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगा है, तो देखो अगर आपके ये दोनों वेट इक्वल होते तो ये दोनों सेम लेयर के ऊपर लाई करते हैं भाई। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आपका फोर्स ज्यादा लगा है। कितना फोर्स ज्यादा लगा? अब देखो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? M2 यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपका जो वेट है वो भी क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर आपकी देखो बैलेंसिंग कंडीशन आपने पढ़ चुके हो वर्किंग ऑफ मैन के अंदर भी वही, फोर्स एंड कार्ड प्रॉब्लम के अंदर भी, तो यहाँ पर हम उसी बैलेंसिंग कंडीशन का यूज करेंगे। तो देखो अगर टेंशन T2 और जो वेट आपका M2 अगर वो दोनों इक्वल होते तो दोनों क्या करते भाई? ना तो ये नीचे जाता ना ये ऊपर जाता, दोनों क्या रहते भाई? सेम एक ही जगह पे रहते। लेकिन M2 जी नीचे की तरफ मूव कर रहा है A एक्सेलरेशन के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, यानी जो M2G का कंपोनेंट आपका वो क्या है? इस टेंशन से ज्यादा हो गया भाई। ठीक है, तो कितना ज्यादा होगा? जितना हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया उतना ही तो ज्यादा होगा। ठीक है,
तो वो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा आपका। अब देखो M2G आपका ज्यादा कंपोनेंट है, अगर M2G में से मैं T2 को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही क्या आएगा, फोर्स के इक्वल आ जाएगा हमारा। ठीक है, और फोर्स आपको पता है किसके इक्वल है भाई, Ma के इक्वल। तो यहां से देखो अगर मैं M2G में से T2 को क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं भाई। ठीक है, T2 को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ये फोर्स के इक्वल। तो फोर्स अब किसके ऊपर लग रहा है, आपका फोर्स M2 के ऊपर लग रहा है भाई। तो यहां से फोर्स को क्या लिख दें, M, लेकिन कौन सा, M2, और एक्सेलरेशन क्या होगी भाई, ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लिया भाई। यहां तक ये बात हो आपको क्लियर है भाई। ठीक है, ये M2 के ऊपर क्या आएगा और इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अब दूसरी बात हम चलते हैं इसके ऊपर। अब देखो इसमें M1G डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और T1 जो टेंशन आपकी वो अपवर्ड, लेकिन ये मूव किस तरफ कर रहा है भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो अपवर्ड में जो एक्सेलरेशन आई वो अपवर्ड में आई है, तो किस वजह से आई है, यानी कि जो आपका फोर्स लगा है इसके ऊपर वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगा है। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो जो आपका T1 का कंपोनेंट है वो क्या हुआ, ज्यादा हुआ है, किससे, M1G से ज्यादा हुआ, तभी तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो वो जो फोर्स लगा भाई वो कितना लगा है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस टेंशन की वैल्यू ज्यादा है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये एक जगह पे रहता। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कितने ऊपर जाएगा, जितना हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, अगर T1 में से M1G को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा भाई T1 माइनस M1G इज इक्वल टू F, और T1 माइनस M1G इज इक्वल टू में M1A। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। F की वैल्यू हमने पुट कर दी MA, लेकिन किसके ऊपर लग रहा है, M1 के ऊपर, तो M1 इंटू में A हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी भाई। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, इनसे हम क्या करेंगे, एक तो हमें इस टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि यहाँ पर टेंशन कितनी आएगी इस वायर के अंदर। दूसरा कि जो ये हमने एक्सेलरेशन मानी, किस एक्सेलरेशन से ऊपर, किस एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगा और किस में ये डाउनवर्ड जाएगा, तो उसके हिसाब से देखो जिस स्पीड से नीचे आएगा उसी स्पीड से क्या होगा, ये ऊपर भी जाएगा, तो एक्सेलरेशन दोनों के अंदर क्या होगी, सेम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जितनी टेंशन यहाँ पर आएगी उतनी टेंशन क्या आएगी, यहाँ पर भी आएगी। तो इससे हमें क्या करना है, एक बार T1 और T2 की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या निकालना है, एक एक्सेलरेशन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐड इक्वेशन, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जब ऐड करते हैं तो यहां से क्या आएगा भाई, M2G माइनस T2। ठीक है, ये प्लस में हम ये कर देंगे, प्लस T1 माइनस M1G इज इक्वल टू में M2A प्लस M1A। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब जिसमें से जो कॉमन आता है उसको हम क्या निकाल दो भाई, उस चीज को आप कॉमन निकाल दो, और जो चीज कॉमन नहीं आती है उसको आप एज इट इज छोड़ दो भाई। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जैसे ना हमने यहाँ पर दिखाई है कि एक्सेलरेशन दोनों के अंदर इक्वल प्रोड्यूस होगी, तो टेंशन भी तो दोनों के अंदर इक्वल प्रोड्यूस होगी भाई। ठीक है, तो यहां पर हम क्या मानेंगे, बट T1 इज इक्वल टू T2। ठीक है, तो यहां पर T1 T2 से T पुट कर दो तो ये हो गया भाई M2G माइनस T प्लस T माइनस M1G इज इक्वल टू क्या होगा भाई, M2A प्लस M1A। अब T से T आपका कैंसिल, सिर्फ क्या बचा भाई, M2G माइनस M1G इज इक्वल टू में M2A प्लस M1A। यहां से हम G कॉमन निकाल सकते हैं भाई, तो यहां पर बचेगा M2 माइनस M1 इंटू में G इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू में A। आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हम यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या आ जाएगी, M2 माइनस M1 इंटू में G डिवाइड बाई आपका क्या आएगा भाई, M1 प्लस में
m2। तो ये आपके पास क्या जाती है भाई, एक्सेलरेशन निकल के आ जाती है इसकी, जिसके साथ ही क्या होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड में आपका क्या करेगा, मूव करेगा भाई। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कर दी, इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दी भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या बची, टेंशन निकालनी बच गई भाई, कि जो T1 T2 दोनों किसके इक्वल आए थे, या फिर यहां पर हमने T पुट किया था ना भाई, तो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, हम ये पुट कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमने एक्सेलरेशन इसकी निकाले दिखा दी। अब हम बात करते हैं जिसकी, इसकी टेंशन की हुई कि कितनी इसके अंदर टेंशन आएगी। तो देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन आई है भाई, ध्यान रखना है अपनी दो इक्वेशन का। तो इसको मैं रब कर देता हूं अब एक्सेलरेशन वाले को। अगर हमें क्या निकालनी है, इसकी टेंशन निकालनी है, टेंशन। तो हम क्या करें भाई, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करते हैं भाई, डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी m2g माइनस टी, इस T2 की जगह मैं T पुट कर देता हूं भाई। ठीक है, इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, m2a, और इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई थी, यानी T माइनस m1g, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास m1 इंटू में a। यही इक्वेशन आई थी ना, T1 और T2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, T पुट कर दिया भाई। अब हमें क्या निकालनी, T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो T की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, m1 m2 इंटू में a g, और यहां पर हो जाएगा माइनस m1 a t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भाई हमारे पास m2 a t, और फिर ये हो जाएगा m1 m2 a g माइनस m1 m2 a g, हमारे पास ये आ गया। अब यहां पर देखो भाई, जो t वाले उसको एक तरफ कर लो, बाकी सभी को एक तरफ। यहां पर ये t माइनस का, उसको इस तरफ लेके जाएंगे प्लस का, और इसको इस तरफ लेके आएंगे माइनस का। तो देखो ये माइनस का है, इस तरफ आगे क्या होगा, प्लस का, m1 m2 ag, m1 m2 ag, यहां पर माइनस का, इस तरफ आगे प्लस का, और ये भी क्या प्लस का, तो कितना होगा 2m1 m2 ag इज इक्वल टू m2at, ये उस तरफ जाके प्लस का, प्लस m1at। अगर मैं इसके अंदर से at आपका कॉमन निकाल देता हूं तो क्या बचेगा, m1 प्लस में m2, ये हो गया। अब देखो दोनों तरफ a है, तो a तो आपका क्या हुआ, यहां से कैंसिल आउट हो गया भाई, a को हमने कैंसिल कर दिया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, अगर मैं यहां से t की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आ जाएगी, 2m1 m2 डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा भाई, m1 प्लस में m2। तो ये हमारे पास क्या जाती है, टेंशन की वैल्यू निकल के आ जाती है भाई, कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन आपकी प्रोड्यूस होगी, यानी कितना इसके अंदर खिंचाव आपका प्रोड्यूस होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से हमने कनेक्टेड मोशन को करना भाई, कि कनेक्टेड मोशन आपकी किस तरह से आएगी, कैसे आप उसकी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करोगे, और कैसे आप उसकी टेंशन को कैलकुलेट करोगे। तो ये हमने क्या कर दिया भाई, कैलकुलेट। और एक बात ध्यान रखनी भाई, यहां पर देखो जी बच गया सिर्फ हमारा m1 m2 इंटू में g। तो आपने ध्यान से देखना भाई कि क्या चीज हमारी कोई चीज रह तो नहीं जाती है। तो 2m1 m2 इंटू में g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो ये हमारे क्या निकल के आ गई भाई, टेंशन। तो चलिए भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आएगा, तो एक नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं अपनी, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, तो देखो भाई कॉन्करेंट फोर्सेस हमारे पास क्या होते हैं, वो फोर्स जो एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं आपके अप्लाई होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्करेंट फोर्स हम बोल देते हैं।
तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर कब आएंगे? इक्विलिब्रियम के अंदर तब आएंगे जब सभी फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, यानी उन सभी का जो इफेक्ट होगा उस पॉइंट के ऊपर वो क्या आना चाहिए? जीरो। जैसे अगर हम दो फोर्सेस के लिए देखते हैं, अगर ये फोर्स हमारा ये पॉइंट है, अगर इसके ऊपर मैंने F1 फोर्स इस तरफ लगा दिया, F2 फोर्स इस तरफ लगा दिया, और मैं कह देता हूं भाई F1 इज इक्वल टू F2, तो दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो कॉन्करेंट फोर्स और इक्विलिब्रियम कब हो गई? जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? आपके पास इक्वल हो जाती है। तो ये आपके पास क्या आते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेज आते हैं, वही कॉन्करेंट फोर्सेज की इक्विलिब्रियम। अब ये तो हमारे पास दो फोर्स हैं, अगर दो से ज्यादा फोर्स हो जाए, दो से ज्यादा फोर्स हो जाते हैं वही आपके पास, तो दो से ज्यादा जब फोर्स होंगे तो उसकी वैल्यू आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे? तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई भी पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया O पॉइंट, वही इस O पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे? फोर्सेज अप्लाई करेंगे एक सभी डायरेक्शन के अंदर। तो यहां से मैं क्या मान लेता हूं भाई, अपने फोर्स हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमने क्या मान लिया? A फोर्स, और ये हमने क्या मान लिया? इस तरफ B फोर्स हमने एज्यूम कर लिया, और इस तरफ हमने मान लिया C फोर्स। भाई अब तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, अब मैंने इसके बीच में एंगल मान लिया कि B और C के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, A और C के बीच में वो है बीटा, और A और B के बीच में वो क्या है भाई? गामा। अब हमें क्या दिखाने? कॉन्करेंट भी दिखाने भाई, और ये क्या दिखाने? इक्विलिब्रियम भी दिखाएंगे। तो इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए तीनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए ना भाई। अगर हम इसको इक्विलिब्रियम में दिखाते हैं तो इक्विलिब्रियम में ऐसे लिख सकता हूं भाई कि OA प्लस OB, देखो ये दोनों एक साइड में लग रहे हैं, तीसरे को मैंने किसके इक्वल दिखा दिया? इज इक्वल टू OC, यानी किन्हीं दो को जोड़कर मैं थर्ड के इक्वल दिखा सकता हूं, तभी तो इक्विलिब्रियम के अंदर आएंगे। अगर तीनों को मैंने एक साइड में कर दिया तो तीनों एक साइड में इफेक्ट दिखाएंगे, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। इक्विलिब्रियम में होता है अगर दो एक साइड में एक्ट कर रहे हैं तो थर्ड क्या करेगा? अपोजिट साइड में एक्ट करेगा, उनके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो ए और बी मैंने उस साइड में दिखा दी, तो सी साइड में, या आप ये भी बोल सकते हो OA प्लस OC इज इक्वल टू OB, कैसे भी आप कर सकते हो जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसको मैं देखो भाई, अब देखो ए और बी को तो इसने एक्ट कर लिया सी को, लेकिन अगर सी के अपोजिट में हम देखते हैं तो अगर मैं इस तरह से कर सकता हूं, अगर मैंने ये ग्राम बना दिया भाई डायग्राम, तो यहां से मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, एक पैरेललोग्राम हमारे पास बन जाती है भाई। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसको मैंने सी डैश पॉइंट नाम दे दिया भाई। अगर इस सी डैश को मैं दोनों तरफ क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? OA प्लस OB प्लस OC डैश इज इक्वल टू में OC प्लस में OC डैश। लेकिन आपको पता है कि जो OC है वो किसके इक्वल हुई? OC डैश के इक्वल है। ठीक है, यानी दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट हो तो कैसा हुआ? हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, OC इज इक्वल टू माइनस OC डैश। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी OA प्लस OB प्लस OC डैश की जगह मैंने OC लिख दिया, इज इक्वल टू में क्या होगा भैया? जीरो। तो ये हमारे पास क्या गया? सभी का जो टोटल सम है वो किसके इक्वल आ जाता है? जीरो के इक्वल। तो तीनों फोर्स हमने क्या दिखा दिए? कॉन्करेंट भी दिखा दिए, और क्या हो गया भाई? इक्विलिब्रियम के अंदर भी हमने दिखा दिए। अगर ये तो हो गया इस तरह से, लेकिन अगर हम इसको एक ट्रायंगल की साइड की फॉर्म में दिखाएंगे तो ट्रायंगल की साइड की फॉर्म में कैसे आएंगे? अगर ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है AB, और फिर यहां से मैंने ले लिया भाई C, अगर इन तीनों को मैं इस डैश में दिखा देता हूं A to B, B to C और C to A, तो तीनों क्या चल रहे हैं? एक पर्टिकुलर वे के अंदर अरेंज है, तो ये भी तीनों हमारे पास क्या हो जाते हैं भाई? इक्विलिब्रियम के अंदर एक्ट करेंगे हमारे इसके अंदर। ठीक है, तो देखो यहां से इक्विलिब्रियम से आपकी और क्या निकल के आएगी? एक लेमिस थ्योरम आती है। लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी जो तीन फोर्सेस हैं, यानी कि देखो कि A के अबाउट मैंने F1 फोर्स मान लिया, B के अबाउट मैंने F2 और C के अबाउट मैंने F3, तो तीन फोर्स हमने मान लिए। अगर तीनों फोर्स क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर होते हैं, तो लेमिस थ्योरम क्या बताती है? इफ द फोर्सेस acting on a point are concurrent, acting on a point are in equilibrium,
इक्विलिब्रियम, देन क्या होगा भाई, जो F1 फोर्स है डिवाइड बाय क्या, F1, बाकी जो B और F किसके लोग है, A के लोग, तो A को छोड़कर B और C के बीच में जो एंगल बनता है भाई उसके साइन के इक्वल हो जाएगा, यानी F1 डिवाइड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब B के लोग क्या भाई F2 और B किसके बीच में आएगा, A और C के बीच में, तो क्या जाएगा भाई आपका साइन बीटा, और F3 किसके लोग है, C के लोग, तो A और C के बीच में गामा, तो यहाँ पर क्या जाएगा साइन गामा। तो ये आपकी क्या होती है, लेमनिस थ्योरम होती है, यानी कि जो एंगल होता है वो साइन की टर्म में उसी फोर्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, रेशियो होता है ये। तो लेमनिस थ्योरम क्या कहती है, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम एंड दीस फोर्सेस आर कॉन्करेंट, देन द रेशियो ऑफ द फोर्स, the ratio of the force acting along a point is equal to the angle between the other two forces, यानी कि यहां से हम ये भी बोल सकते हैं भाई कि जो F1 है वो किसके इक्वल है, साइन अल्फा, तो इसको आप ये बोल सकते हो ना F1 डिवाइड बाई साइन अल्फा, इस तरह से करके, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाता है, तो किसी भी फॉर्म के अंदर आप इसकी डेफिनेशन बोल सकते हो। तो ये हमारे पास क्या थी, लेमनिस थ्योरम और कनेक्टेड मोशन के बारे में हमने क्या किया, आज बात की है। जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें भाई अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, कि किस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स होता है, कैसे वो अप्लाई होता है, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो ये आपके लेमनिस थ्योरम, यानी कि देखो कनेक्टेड मोशन और लेमनिस थ्योरम आपकी पहले आती थी, ठीक है, लेकिन आजकल क्या होते हैं, कई बार इनको दे भी दिया जाता है और कई बार नहीं भी देते हैं, तो इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड तो कर लेना, ये जैसा भी सिचुएशन के हिसाब से जो भी होता है उसको आप एडजस्ट कर लेना। लेकिन मैंने आपको ये समझा दिया भाई यहाँ से कि किस तरह से हम इस लेमनिस थ्योरम को करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है भाई, जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे बता सकते हो। जो नए बच्चे आते हैं यूट्यूब चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।